Hello dear students, this is Dr. Isha Gavri from Physics Vision. So बेटे अपकमिंग मास्टर कैडर एग्ज़ाम को माइंड में रखते हुए जो भी पुराने पेपर्स में मास्टर कैडर लेवल के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे करवाए जा रहे हैं। जैसे कि ये जो मैरिटोरियस 2016 का एग्ज़ाम था, इसके अंदर जो मास्टर कैडर लेवल के क्वेश्चंस हैं वो अराउंड 85 to 86 क्वेश्चंस हैं। उनको मैंने दो पार्ट्स के वीडियो में डिवाइड करा है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 1 to 45 questions. Okay, so let us start with the first question. If f is equals to x I cap plus y j cap plus z k cap, then its divergence होती है del dot f, that is curl by curl x I cap, curl by curl y j cap, curl by curl z k cap, dot product with जो f given है x I cap, y j cap, z k cap. तो I with I 1, j with j 1, k with k 1. So answer is 3. So B option is the right answer. Next question. For a particle moving in a central force field, the kinetic energy is constant, potential energy is velocity dependent, motion is confined to a plane, and the total energy is not conserved. देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स फील्ड में मूव करता है तो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट से भी ज़्यादा प्रेफर वर्ड है कि उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। और अगर उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो वो क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो दैट मीन्स आर पी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसके आर और वी की प्रोडक्ट कंजर्व्ड है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो मोशन है वो एक प्लेन में लाई करेगी, जिसका कि आपको याद हो ऐसा कुछ करते होते थे कि ये पार्टिकल का रेडियस है, ये उसकी वेलोसिटी है, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी द इस प्लेन के अपवर्ड होता है। ठीक है, सो तो मोशन जो है वो प्लेन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. A plane EM wave traveling in a free space is incident normally on a glass plate of refractive index 1.5 if there is no absorption. रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी के ना दो फॉर्मूलाज हैं इसके। रिफ्लेक्टिविटी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एन ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर, वेयर एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी वैल्यू 1.5 गिवन है। देखो क्वेश्चन आसान है प्रोवाइडेड आपको वैल्यू पता हो। तो चलिए फिर वैल्यू के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं इसको। सो इसे जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे, इट्स सॉल्वेशन इज़ वेरी सिंपल, परसेंटेज में है। जितना आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड योर आंसर विल अबाउट टू बी 4%। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक एंड magnetic fields, they are given as EZT and BZT corresponding to scalar potential. Scalar potential 0 है और वेक्टर पोटेंशियल आइटा TZ है। आपसे पूछा गया है कि दोनों की वैल्यूज कितनी आएगी, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रिलेट किस तरह से होते हैं, है ना। तो हमने ये चीज़ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में लास्ट में पढ़ते होते हैं EMI में, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल माइनस करली ए बाय करली टी, ए वी पोटेंशियल, ए स्केलर, वी स्केलर पोटेंशियल एंड ए इज वेक्टर पोटेंशियल, एंड ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। फाई 0 है और ए जो है आइटा टी जेड है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकाल लेते हैं। ये 0 हो गया और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, तो ये बन गया माइनस आइटा टी माइनस आइटा जेड, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू किसके देखना है हमने, तो विद रिस्पेक्ट टू हम टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं, इट विल बी माइनस आइटा जेड। और मैग्नेटिक फील्ड वो तो डेल क्रॉस ए है,
सिर्फ जेड वाला आना है, दैट मीन्स बाकी दोनों हमें क्या, आइटा है, सॉरी, आइटा मीन्स ये आई कैप है, यस इट इज आई कैप, आई एम ट्रीटिंग इट एज आइटा, इट इज आई कैप, आई कैप ही तो हमें डायरेक्शन देता है, ओके, सो इट इज टी जेड, ये जीरो और ये जीरो, नाउ इट इज फाइन। यहाँ आके कंफ्यूजन हो गई ना, क्योंकि आई जे की सब्सिट्यूशन होनी थी। चलिए यहाँ अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे सारी टर्म्स खत्म हो जाएंगी, सिर्फ एक जे कैप वाली बचेगी। ऐसे करते होते थे ना इसको, तो जे कैप वाली जब आपके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर टी जे कैप आ जाएगा। अब आप अपना आंसर ढूंढिए इसके हिसाब से। सो ये आना क्या चाहिए हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आया है माइनस आइटा जेड, और मैग्नेटिक फील्ड आया है जे टी, आइटा बाल बोल रही हूँ मैं उसको, आई कैप है वो, सो इट्स आंसर इज डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, the space-time dependence of electric field of a linearly polarized light in free space is given by E naught cos omega t, Ex is equals to E naught cos omega t, and एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह ये सारी टर्म, द टाइम एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी का मतलब है ये पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज एनर्जी डेंसिटी। देखो बेटे, पॉइंट जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की है या मैग्नेटिक फील्ड की है, दोनों एनर्जी डेंसिटीज ना हमेशा, वैसे दोनों की वैल्यू क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू होती है वो बी स्क्वायर बाई टू म्यू होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जब आप एवरेज कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वो इसका हाफ हो जाती है, और इसी तरह मैग्नेटिक भी हाफ हो जाएगी, बट क्योंकि दोनों जो है ऑलमोस्ट बराबर ही होती है, ऑलमोस्ट क्या होती ही बराबर है। ठीक है, ये याद रखना है कि दोनों बराबर होती है। आप कहोगे मैम टर्म्स तो अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे से रिलेट करे जाते हैं तो दोनों एक्सप्रेशन सॉल्व होके यही बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको एक साथ 4 रिजल्ट्स बन गए। ये जो है ये एनर्जी डेंसिटीज हैं, मैग्नेटिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये है एवरेज एनर्जी डेंसिटी, दोनों में बेटे डिफरेंस होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये चीज। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर फिर हमारा बन गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन ऑन चार्ज बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जहाँ पे ईएम फोर्स की बात आ जाती है, इज इक्वल टू डिक्रीज इन एनर्जी, ये होती है पॉइंटिंग थ्योरम। ईएम एनर्जी के लिए है ही पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक है, और पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, एस इज द पॉइंटिंग वेक्टर, जो कि ई क्रॉस एच होता है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7, द फील्ड वेक्टर बी इज ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड, डेल डॉट बी क्या होता है, जीरो, मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन, तो वो फील्ड क्या हो गया फिर, सोलेनॉइडल हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, in an EM field which one of the following remains invariant under Lorentz transformation, ये बेटे ट्रांसफॉर्मेशन आई ही इसलिए थी क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव इक्वेशन थी ना, ईएम की जो वेव इक्वेशन थी, उसको जो लॉरेंस की जो इससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन थी गैलीलियन वाली ट्रांसफॉर्मेशन, इट फेल्स टू प्रूव इनवेरिएंट, इसलिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आई जिसने इसको इनवेरिएंट प्रूव कर दिया। नेक्स्ट आफ्टर दिस, a particle a particle is with an initial velocity v naught I cap entered a region with electric field E naught j cap and a magnetic field B naught j cap, the trajectory will be, को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक लगाएं, दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एक ही डायरेक्शन में है, जब भी दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो मोशन कैसी होएगी, मोशन नॉट बी कन्फाइंड टू एनी प्लेन, वो पार्टिकल ही कंफ्यूज हो जाएगा, दोनों एक साथ लगे जा रहे हैं, so motion will not be confined to any plane. Next question number, which one of the following relation is true for polyspin matrices, ये मैंने आपको बताया था ना कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जो होता है वो आइटा सिग्मा जेड होता है, और अगर ब्रैकेट फॉर्म में दे दिया जाए तो ये 2 आइटा सिग्मा जेड होता है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग
दिस इज सो आइटा सिग्मा जेड, ठीक है। हालांकि मेरे को तो ये भी सही लग रहा है, बट आंसर की के हिसाब से इन्होंने ये मार्क किया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट आफ्टर दिस, द एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ अ पार्टिकल इन अ पोटेंशियल, पोटेंशियल गिवन है ये वाला। हमें पूछा गया एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, तो ये मैंने आपके लिए थोड़ा सॉल्व करके रखा हुआ है यहाँ पे कि इसको कैसे सॉल्व करना है पूरे क्वेश्चन को। हमने क्या करा, श्रोडिंगर इक्वेशन ली है, श्रोडिंगर इक्वेशन लेके पोटेंशियल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके थोड़ी सी टर्म्स को मॉडिफिकेशन दी है, ये टर्म ऐड करी है, यही सब्ट्रैक्ट करी है। ओके, एंड देन इसको जब हल्का सा मॉडिफाई किया गया है तो करके फिर ये जो है हमारे पास ये स्क्वायर फॉर्म में ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया है, और हम बोलते हैं E इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस दिस इक्वल टू एनर्जी क्या होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, n+1/2 h ओमेगा, तो वहां से है। अच्छी बात तो ये होगी कि अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है तो थोड़ा माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। सो इट्स विल बी, आंसर इज माइनस वाली टर्म है, ओके, ए स्क्वायर अपॉन 2m ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर में पहले एक बार ऑपरेटर क्या करते होते हैं, एक बार वो बीच में आता होता है और दूसरी बार फिर क्या होता होता है, साइड पे आ जाता होता है ना। अगर आपको याद हो, जी अगर ऑपरेटर है और साथ में एक, सपोज करो एक पे लगा दिया है dx, फिर दूसरी बार क्या होता है, ऑपरेटर o और f पे इकट्ठा हो जाता होता है और साथ में g हो जाता होता है ना, मतलब वो दोनों इकट्ठे ऑपरेटर फॉर्म में आ जाते होते हैं। तो इस इक्वेशन से अगर देखा जाए तो एक बार एक वेव फंक्शन पे ऑपरेटर है, दोनों एज इट इज छोड़े गए हैं, थोड़ा सा जूम और कर देते हैं, एंड देन फिर दोनों इकट्ठे लिखे हुए ये रहे और वो अलग से। तो इस तरह से मेरा जो क्वेश्चन है इसकी आंसर मेरे पास बी ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, द प्रोडक्ट ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन, ये हर्मिशियन के रूल्स होते हैं, प्रोडक्ट क्या होती है, एडिशंस क्या होती हैं, पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो ये तभी होता है ओनली इफ दे कम्यूट, ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, नीचे रहेगा क्वेश्चन, द ग्राउंड स्टेट ऑफ थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज, ग्राउंड स्टेट ऑफ थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, बच्चे इस चीज को ग्राउंड स्टेट जो 1D की होती है वो होती है हाफ एच कट ओमेगा, ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। जो 2D की होती है वो 2 इंटू हाफ एच कट ओमेगा, और जो 3D की होती है वो 3 इंटू हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, बच्चे ना बड़े कंफ्यूज होते हैं, एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर का फॉर्मूला होता है n+1/2 h कट ओमेगा। आपने एक बात याद रखनी है, ये n लेवल है, ये डायमेंशंस नहीं है। कई बार क्या करते हैं, इसमें n को 3 पुट कर देते हैं तो आंसर 5/2 h कट ओमेगा आ जाता है, वो एनर्जी होती है लेवल्स की, ये डायमेंशंस के हिसाब से है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पॉलीमेट्रिसिस, पॉलीमेट्रिसिस के लिए क्या ट्रू है। पॉलीमेट्रिसिस बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिसिस है, एक ही पेपर में देखो दो क्वेश्चन तो यहाँ भी दिख गए हैं, ऑलमोस्ट हर पेपर में देखे जा रहे हैं हम। पॉलीमेट्रिसिस में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ट्रेस होती है किसी भी मेट्रिसिस की वो 0 होती है, और जो डिटर्मिनेंट होता है किसी भी मेट्रिसिस का वो -1 होता है। कैसे याद रखोगे, डिटर्मिनेंट मतलब डिस्ट्रक्टिव मतलब डिलीट होना मतलब माइनस होना, ठीक है, ट्रेस है ही 0, ऐसे याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा याद रखने का मेथड बता रही हूँ। नेक्स्ट आफ्टर दिस, the wavelength associated with electron having a kinetic energy E is proportional to lambda is equals to h upon 2me, so that means lambda is inversely proportional to energy power half, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली में आता है ये, डी ब्रॉगली से ही निकाला जाता है। एंड नेक्स्ट आफ्टर दिस, फॉर एन आइडियल गैस the electron velocity up at the Fermi surface is related to electron concentration as, देखो बेटे डेंसिटी ऑफ स्टेट का भी एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, है ना। अब इसके रिगार्डिंग ना मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगी सो दैट कि आपको पता चले कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा बन सकता है। डेंसिटी ऑफ जो स्टेट्स होती हैं उनको रिलेट करने का ना एक तरीका होता है,
1D 2D 3D एनर्जी और फर्मी वेक्टर का, ये ना इनका के वेक्टर होता है, प्रोपेगेशन वेक्टर। आप लोगों के बाकी याद नहीं होते, मैम नया फॉर्मूला और बता रहे हैं, थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि हेल्प हो जाए आपको। 1 एरिया आ गया, 2D में एरिया होता है ना, एरिया पावर 1/2, और ये 3 पाई स्क्वायर n वॉल्यूम पावर 1/3। सो 1/1 1/2 1/3। ओके, अब के से मैं क्या निकालना चाह रही हूँ, के से मैं आपको दो टर्म्स एक साथ समझा रही हूँ। एक तो एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच कट स्क्वायर, फॉर्मूला थोड़ा इसके पास लिख देते हैं, एच कट स्क्वायर के एफ स्क्वायर अपॉन 2m। तो देखो के एफ स्क्वायर है ना, इस हिसाब से एनर्जी यहाँ पे क्या प्रोपोर्शनेट हो गई, 1D में क्या प्रोपोर्शनैलिटी आ गई, एन स्क्वायर, और 2D में क्या प्रोपोर्शनैलिटी आ गई, एन आ गई, और 3D में क्या प्रोपोर्शनैलिटी आ गई, 2/3 आ गई। अब इसी तरह पेपर में तो वेलोसिटी पूछी हुई है, वेलोसिटी रिलेट होती है v इज इक्वल टू एच कट के एफ। इस तरह से फिर वेलोसिटी प्रोपोर्शनेट होगी n पावर 1, n पावर 1/2 और n पावर 1/3। ठीक है, तो अब आप अपना क्वेश्चन देखिए, किसका पूछा है, किसके बारे में पूछा है, आइडियल फर्मी गैस इन 3D। पूछा किसके बारे में, वेलोसिटी। वेलोसिटी 3D में किसको रिलेट कर रही है, अभी बताया 1/3 को। सो होपफुली ये आपके काम आए। नेक्स्ट आफ्टर दिस, a Carnot cycle operates on a working substance between two reservoirs at temperature T1 and T2 with T1 greater than T2। कार्नोट के बारे में पूछा, चलो सुनते हैं क्या कहते हैं। कार्नोट में वर्क डन इन वन साइकिल इज Q1 माइनस Q2। बिल्कुल सही है ना, Q1 एब्जॉर्ब करते हैं, Q2 निकाल देते हैं, बाकी काम हो जाता है। ये भी हमारा न्यूमेरिकल का फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1, 1 माइनस T2 बाई T1, दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस एक्सप्रेशन नंबर 3, इनकरेक्ट पूछा है मेरे ख्याल से, है ना। एंट्रोपी ऑफ द हॉटर रिजर्वायर डिक्रीजेस, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस। तो अब हमें ये बताना है कि इसमें से किसकी एंट्रोपी इंक्रीज करती है और कौन सी एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज करती है। तो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है कभी भी चेंज नहीं होती, क्योंकि इसे हम एक रिवर्सिबल इंजन मानते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहती है। सो दिस ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, ये क्वेश्चन, अ वेसल हैज 2 कंपार्टमेंट, एक वेसल में 2 कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये कंपार्टमेंट्स हो गए। इधर है P1 V1, इधर है P2 V2, इधर है टेम्परेचर T1, इधर है टेम्परेचर T2। वो कह रहे हैं आपने बीच में से ये नॉब हटा दी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा। वैसे तो मैं आपको सलाह दूंगी इसको बिल्कुल भी मत डिराइव करेगा, सीधा याद रखिएगा, बट आपने सोचना मैम ने पता नहीं हमें क्यों नहीं करवाया। तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन ना मैंने यहाँ दे रखा है कि पहले प्रेशर निकालना हुआ है, प्रेशर निकालने के बाद ये बताया है कि प्रेशर आया कैसे है, फिर जब प्रेशर आ गया है आप इसे आराम से वीडियो में देख लीजिएगा, आपको पूरा सॉल्यूशन दिख जाएगा, और फिर उसके बाद टेम्परेचर निकालना हुआ है। ठीक है, तो प्रेशर साथ में निकाल के बता दिया कि मान लो प्रेशर पूछ ले तो क्या होगा, टेम्परेचर पूछा है तो क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। Let delta W be the work done in a quasi-static reversible thermodynamic process. Which one of the following statements is true about delta W is correct? इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सबसे पहले तो हमारी जो इक्वेशन होती है, आपको पता है दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। फर्स्ट हम थर्मोडायनामिक कहते हैं, जितनी आप किसी सिस्टम को हीट देते हो वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और वर्क डन में होती है। इसमें से ये पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करेगा वर्क डन, और हीट भी पाथ फंक्शन है, दोनों चीजें ही पाथ फंक्शन है। एक अकेला u है जो स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, अब इसने काम कौन सा बोला है कि डेल्टा क्यू इज ऑलवेज अ परफेक्ट डिफरेंशियल, कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता। इन द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, प्रोसेस इज एडियाबैटिक। चलो एडियाबैटिक चेक करें, एडियाबैटिक मतलब डेल्टा क्यू 0,
डेल्टा क्यू जीरो, डी क्यू जीरो, तो मतलब डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू स्टेट फंक्शन बन गया है। क्यों बन गया? क्योंकि डिपेंड स्टेट फंक्शन पे कर गए, ठीक है। सो नाउ इट हैज बिकम अ स्टेट फंक्शन। अच्छा, अगर सेकेंड इक्वेशन लेके चलते हम कि आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में तो क्या होना था? डी यू जीरो हो जाना था, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन किसका होती है? टेम्परेचर का। तो इस हिसाब से तो फिर ये डी डब्ल्यू नॉट अ डिफरेंशियल फंक्शन होता, नॉट अ परफेक्ट डिफरेंशियल। फिर ये परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं होना था, क्योंकि फिर ये पाथ फंक्शन ही रहना था, ठीक है। सो हमारे अकॉर्डिंगली इसका आंसर जो है वो बी बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एंट्रोपी चेंजेस, एंट्रोपी में कोई भी चेंज नहीं आता। चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो, एंट्रोपी इज कांस्टेंट, जिसके एग्जांपल है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। एंड नेक्स्ट आफ्टर दिस, water contained in a beaker can be made to boil by passing steam through it। ये तो केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है कि ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर करोगे तभी काम होगा, ठीक है। ऑन अ T5 डायग्राम, टेम्परेचर T and एंट्रोपी phi, द आइसोथर्म्स आर, आइसोथर्म्स, आइसोथर्म का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अगर आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो इसका डायग्राम कैसा आना चाहिए? मान लो इधर हम कह रहे हैं कि एंट्रोपी है, इसको फाई से डिनोट करें, हम ऐसे करते हैं। तो अगर आप कह रहे हो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर तो एक ही रहेगा, मतलब लाइन ऐसी आएगी, किसके पैरेलल है? फाई एक्सिस। सो इट विल बी पैरेलल टू फाई एक्सिस, ठीक है। ये ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन के लिए एक ट्रिक, great physicists have studied under very fine teachers। Great physicists have studied under very fine teachers। थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस लिखनी है, इनको काट दो, इनका कोई रोल नहीं है, ओके। नाउ चारों इक्वेशन लिख दें। चारों इक्वेशन लिख के हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन सी इक्वेशन गलत है कौन सी सही है। तो एक बात याद रखनी है, प्लस माइनस किधर आना है? जब भी आप इधर से इधर, या दो तरीके से लिखी जाती है इक्वेशन, या तो इधर से इधर लिखी जाएंगी या दूसरे तरीके यहाँ से अलग कलर से शो करते हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ लिखेंगे इक्वेशंस को तो विद नेगेटिव साइंस, एंड यहाँ भी नेगेटिव, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट विल बी नेगेटिव साइन। अगर आप ऐसे लिखेंगे या दूसरे तरीके से लिखेंगे तो दीज विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अब जो चारों इक्वेशंस हैं चारों को लिखने के लिए देख लेते हैं। पहली मैं लिखने लगी हूँ लेफ्ट टू राइट, एक लिख के दिखा देते हैं आपको। करली पी बाय करली एस एट कांस्टेंट वी माइनस टाइम्स करली टी बाय करली वी एट कांस्टेंट एस। नाउ राइट टू लेफ्ट, करली एस बाय करली पी, इसके नीचे वाली टर्म एट कांस्टेंट टी, माइनस करली वी बाय करली टी कांस्टेंट पी। मैंने राइट टू लेफ्ट लिख दी, ठीक है। अब दो और लिख ही लेते हैं, आपका टॉपिक पूरा ही प्रिपेयर हो जाएगा। नाउ दिस वन, टॉप टू बॉटम, करली पी बाय करली टी एट कांस्टेंट v is equals to curly s by curly v at constant t, and last one bottom to top, curly t by curly p at constant s, curl v by curl s at constant p। अब अपनी ऑप्शंस के साथ इसको मैच कर लीजिएगा।
मैच करेंगे तो आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि कौन सी क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो ये आप चेक करके मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, रिप्लाई करिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 करेक्ट आंसर। यहाँ पे माइनस प्लस साइन की थोड़ी सी मिस्टेक्स थी, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस साइन को इग्नोर करके आप इक्वेशंस को चेक करिएगा। ठीक है, तो कर्ल एस बाय कर्ल वी, ये वाली इक्वेशन बिल्कुल सही लिखी हुई है। करली टी बाय करली पी एट कांस्टेंट एस, करली वी बाय करली एस, ये भी ठीक लिखी हुई है दोनों। करली एस बाय करली पी इज इक्वल टू करली वी बाय करली टी, इसके आगे नेगेटिव साइन होना चाहिए, एंड कर्ल पी बाय कर्ल वी, ये इक्वेशन तो पूरी तरह से गलत है। ठीक है, सो दिस वुड बी द रॉन्ग, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती। चेक करिएगा, आप भी कंफर्म करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इन केस ऑफ बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। बोज आइंस्टाइन ने बोला था कि जब आप किसी गैस को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दोगे तो सारे पार्टिकल को ठंड लगने लग जाएगी और सारे पार्टिकल जाके ग्राउंड स्टेट में, लोअर एनर्जी स्टेट में इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट में कब होंगे? जब आप उन्हें ठंडा कर दोगे, और ठंडा करने के साथ साथ और क्या होना चाहिए, उनको आप बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर दे दोगे। ठीक है, तो वहां पे लोअर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल सारे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज लो एनर्जी लेवल एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। नेक्स्ट आफ्टर दिस 26th, द एंथैल्पी फॉर द यूनिट मास ऑफ एनी सिस्टम, उसी से ही कराऊंगी मैं आपको। ग्रेट फिजिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स। मुझे क्या पूछा है? एंथैल्पी पूछी है ना, ये U और PV, H इज इक्वल टू U प्लस PV, ये भी ट्रिक है। नेक्स्ट, according to Maxwell's law of distribution of velocities of a molecules, the most probable velocity is, ये भी एक ट्रिक बताई थी, राम। ये है RMS, ये है एवरेज, और ये है मोस्ट प्रोबेबल, ये सबसे ज्यादा होती है। सो मोस्ट प्रोबेबल इज लेस देन RMS। देखिए, आधी चीजें तो बेटे ट्रिक से ही याद हो जाती हैं। 28th, a germanium semiconductor is doped with an accepted impurity concentration of this much atoms. For a given hole mobility, the resistivity of the material is, सबसे पहले तो मुझे कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता है, ENH म्यू एच। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा हौसला करना पड़ेगा बस इसको करने के लिए, हो जाएंगी कैलकुलेशन, और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है कैलकुलेशंस। नंबर कितनी कंसंट्रेशन है? 15, और मोबिलिटी दे रखी है 1800। बस इनको मल्टीप्लाई करिए, कंडक्टिविटी आ जाएगी। कंडक्टिविटी आ जाएगी 2880 10 की पावर -4, तो रेजिस्टिविटी 1 अपॉन कंडक्टिविटी 3.472 ओम सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, CMRR वैल्यू 100 डेसिबल दे रखी है, और इनपुट इतनी है, आउटपुट इतनी है, कॉमन मोड गेन पूछा है। CMRR का फॉर्मूला होता है, जब डेसिबल में वैल्यू गिवन हो, इट इज इक्वल टू 20 log 10 20 log 10 AD अपॉन AC। इसको सॉल्व करते हैं पूरा। CMR वैल्यू दे रखी है हमें कितनी? 100, 20 log 10। आप अगर इस तरह से चलेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको एक शॉर्टकट सिखाते हैं इसका। देखो, हमने बोला कि जो CMRR होता है, जब आप डेसिबल में करते हैं तो उसको आप इसके साथ कैसे रिलेट करेंगे? CMR इज इक्वल टू, एक तो सिंपल CMR होता है, वो होता है AD बाई AC। एक होता है CMRR 20 log AD बाई AC। तो पहले तो मुझे इसको लॉग के थ्रू जर्नल में लेके आना है। ठीक है, अब जर्नल में लाने के लिए log AD बाई AC है क्या? यही तो है ना, 20 log टू द बेस 10 CMRR, यही हुआ कि जर्नल जो आएगा उसका 20 log लोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि जो CMRR आ जाए। आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, सबको पता है मैं क्या करने जा रही हूँ। सारे जरा थोड़ा इसको देखेंगे कि मैंने इसको किया कैसे है। ठीक है, ये जो 10 है ये इसकी पावर हो गई ना, 10 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू CMRR। तो CMRR की वैल्यू हो गई 10⁵ अब CMRR का एक्सप्रेशन होता है ये वाला AD। AD डायरेक्टली नहीं गिवन है, AD निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं, सिंपल थिंग है। क्यों, वोल्टेज गेन क्या होती है, आउटपुट ओवर इनपुट। सो 2/200 माइक्रो, तो ये बन गया 10 की पावर 4। सो इट इज 10⁴ अपॉन AC। AC आ गया 10⁴ अपॉन 10⁵ तो AC वैल्यू इज कम आउट टू बी 0.1। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों, मेन मुद्दा इसका सिर्फ यहाँ पे है कि इस स्टेप से ये स्टेप याद रखना बस आप। दिस इज द की स्टेप ऑफ द टॉपिक कि कैसे इसको करते होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आफ्टर दिस, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन द गेट टर्मिनल ऑफ एन N चैनल। देखो N चैनल है तो N चैनल जंक्शन है अगर, तो उसके ऊपर बनेगा क्या, उसके ऊपर फिर P के गेट्स होंगे, है ना। और गेट को करते हैं रिवर्स बायस, तो गेट को तो देना पड़ेगा नेगेटिव पोटेंशियल। एंड N चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मॉसफेट इन इनहेंसमेंट मोड। N चैनल में इनहेंसमेंट मोड में भी गेट को हम नेगेटिव ही देते हैं। सो बोथ बायस्ड विद नेगेटिव पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, इसके नीचे कोई क्वेश्चन तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, a common emitter transistor amplifier circuit is operated under a fixed bias. In this circuit the operating point, fixed bias सबसे simple circuit होता है। फिक्स्ड बायस में क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगी होती है, एक यहाँ लगी होती है, ये सप्लाई वोल्टेज होती है, ये एमिटर होता है। ठीक है, तो ये बेस हो गया, ये बेस को रेजिस्टेंस लगी है, ये कलेक्टर को, इसे फिक्स्ड बायस सर्किट बोलते हैं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये सारा का सारा सिंपल एक रेजिस्टेंस की नेटवर्किंग से काम कर जाता है। ये तो है इसका फायदा कि ये सिंपल सर्किट है और इसमें आप ऑपरेटिंग पॉइंट को एक्टिव रीजन में रख सकते हैं। ठीक है, हियर ऑपरेटिंग पॉइंट कैन बी प्लेस्ड इन एक्टिव रीजन। बट इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ने से जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, हम कहते हैं ना रख सकते हैं बट रख पाते नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो शिफ्ट कर जाता है सेचुरेशन रीजन की तरफ, वो अपनी जगह से बदल जाता है, इसलिए ये हमारे किसी काम का नहीं होता। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट करता है। सो इट्स आंसर इज moves toward a saturation region with an increase in temperature. So सबसे बेस्ट सर्किट कौन सा होता है जो बाइसिंग में यूज करना चाहिए, वो वोल्टेज डिवाइडर होता है। वोल्टेज डिवाइडर इज द बेस्ट वन। उसमें ऑलमोस्ट वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। क्या इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट, वो फर्क नहीं आता, क्योंकि मेन मुद्दा तो यही है कि ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ है ट्रांजिस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सबसे पहले तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि लॉजिक फंक्शन के लिए कौन से गेट रियलाइज कराते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो नैंड और नॉर है उनसे हर गेट रियलाइज किया जा सकता है। ठीक है, सो नॉर गेट्स आर सफिशिएंट टू रियलाइज एनी लॉजिक फंक्शन। नेक्स्ट, द डिप्लीशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन इज क्रिएटेड एज। अब ये क्वेश्चन 2 बार मास्टर कैडर में भी आ चुका है। वहां पे क्या होता था, वहां पे ना ये ऑप्शन नहीं होती थी ऑल ऑफ दीज, वहां पे होता था नन, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है। डिप्लीशन रीजन होता तो वहां पे हम आंसर हमेशा डिफ्यूजन मार्क करते थे, बट ये है कि ये प्रोसेस भी थोड़े थोड़े होते हैं। अगर नन ऑफ दीज होता तो बी आंसर होता। अब क्योंकि सारे प्रोसेस से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेते हैं तो ऑल ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The dynamical resistance of an ideal PN diode with a forward current of 10 milliampere. आर एसी का फॉर्मूला होता है 26 अपॉन करंट इन मिली एम्पियर. डायरेक्टली पुट कर देते होते हैं, तो 26 25 लिख रखा है, बस इतना सा फर्क है. 2.6 तो 2.5 हो गया जैसे. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड टाइम ऑफ प्रोपोर्शनल काउंटर. ये याद रखना है आपने, इसका प्रोपोर्शनल काउंटर का डेड टाइम 1.5 माइक्रोसेकंड होता है. यहाँ पे प्रोपोर्शनल दे रखे हैं ना, आप मुझे जीएम काउंटर का डेड टाइम लिख के दीजिए कि जीएम काउंटर का डेड टाइम कितना होता है. ओके. विच ब्रिज इज यूज्ड फॉर यूटिलाइज्ड इन सिग्नल कंडीशनिंग फॉर बैलेंसिंग. बैलेंसिंग के लिए तो सबको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज एम्प्लॉय किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, in a if the gain of a closed loop inverting amplifier is 3.9, gain वोल्टेज गेन दे रखे है ना, इनपुट रेजिस्टेंस दे रखी है आर आई, आपसे पूछेगी है फीडबैक. कौन सा इन्वर्टर है? इन्वर्टिंग है. इन्वर्टिंग में वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है माइनस आर एफ अपॉन आर आई. तो माइनस आर एफ अपॉन आर आई लगा दीजिए. 3.9 इक्वल्स टू आर एफ. आर आई कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻³ सिंपल क्वेश्चन. इट इज इक्वल टू 6240 ओम. नेगेटिव साइन सिर्फ फेज रिवर्सल देता है, इसलिए मैंने यूज नहीं करा. ओपेम्स आर यूज्ड एज अ हाई एंड अ लो पास फिल्टर सर्किट एम्प्लॉयज विद विच कॉन्फ़िगरेशन. ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कौन सी कॉन्फ़िगरेशन को एज ए लो पास एंड अ हाई पास फिल्टर यूज किया जाता है? तो ये बेटा याद रखना पड़ेगा, ये इसकी एक एप्लीकेशन ही है कि लो पास और हाई पास फिल्टर इसका कौन सा किया जाता है. अब देखो जाए तो ये जो एम्पलीफायर्स के जितने भी क्वेश्चन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आप जब भी पढ़ें, इसमें पढ़ते वक्त आपने एक दो चीजें बड़ी ध्यान में रखनी है. एक इसका स्लू रेट, एक इसकी CM RR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, एंड दूसरा इसमें और आपने क्या याद रखना है, ये जो नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग है इनकी वोल्टेज गेन के फॉर्मूलाज. जैसे अभी मैंने अभी आपके सामने एक फॉर्मूला एम्प्लॉय करा है ना, 1+RF और RI वाला. तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये डायरेक्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है. ठीक है. एंड देन आफ्टरवर्ड्स आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हमने बताया ना, आई थिंक सब तक. इसका आंसर इन्वर्टिंग है. इन्वर्टिंग इज यूज्ड एज अ लो पास एंड हाई पास फिल्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ये जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ये आप लोग कहाँ पढ़ते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है आप मैथ्स में पढ़ते हैं कि जब एक वेरिएबल इंक्रीज करता है तो दूसरा वेरिएबल जो है वो डिक्रीज कर जाता है. अगर ऐसा हो तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट सिग्मा है वो +(-1) होगा. अगर एक वेरिएबल इंक्रीज करने से दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो तो यही सिग्मा +1 होगा. नेक्स्ट, द फर्स्ट स्ट्रोक लाइन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. द फर्स्ट स्ट्रोक लाइन ऑफ अ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व्ड एट दिस वन. अब रोटेशनल में भी जो स्ट्रोक्स के लिए फॉर्मूला होता है, हमें पता है रोटेशनल की जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है J×J+1 h²/2i. रमन में आपको अगर याद हो, रमन में सिलेक्शन रूल होता है ΔJ 0 ±2. तो अगर डेल्टा जे को 2 ले लिया जाए तो 2 × 3 6 हो गया, और इसको कांस्टेंट b मान लेते हैं, रोटेशनल कांस्टेंट, तो 6b हो गया. और जनरल जनरल रोटेशनल में क्या लेते हैं? इन जनरल तो हम क्या लेते हैं? जे को 1 ही लेते हैं. इन जनरल ये वैल्यू 2 भी होती है क्योंकि जे को 1 लिया जाता है. सिर्फ एक रमन के केस में 6 भी होती है. अब क्वेश्चन देखिए, रमन में फर्स्ट स्ट्रोक लाइन इतने में आ रही है, मतलब ये 6b के इक्वल है. तो यहां से b कितना हो जाएगा फिर? /6. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. b को ही तो रोटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, बट प्रोवाइडेड एक ये चीज क्लिक करे माइंड में तो. नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या खासियत होती है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ΔL जो है वो +-1 ही होना चाहिए और ΔS 0 होना चाहिए. ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सबसे डिस्टिंक्शन करती हैं. नेक्स्ट आफ्टर दिस 42nd क्वेश्चन, the coherence length of a laser light is, coherence length ΔLC is equals to C upon delta nu, frequency bandwidth
So that means it is inversely proportional to width of spectral line. इसी तरह एक कोहेरेंस टाइम होता है, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. एल बीटा लाइन ऑफ एक्सरे. ये एक्सरे की के होता है, ये एल होता है, एम होता है, एन होता है. ये एन इक्वल टू 1 2 3 4. एल का बीटा का मतलब है जो एल पे आएंगी वापस. अगर एम से आती तो वो एल अल्फा होती, एन से आती है तो एल बीटा, मतलब 4 2 2. फिर आप मुझे बताइएगा जरा एम अल्फा कहाँ से कहाँ होगी. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन. इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन की बात हो रही है. पिछला क्वेश्चन था मल्टीपोल के लिए, अब ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी ये +-1 और ये 0 +-1 होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. नेक्स्ट अगली वीडियो में करेंगे. इन द स्टर्न-गर्लक एक्सपेरिमेंट, ये तो सबको याद हो चुका है, इन होमोजेनियस स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड. सो बेटे ये हमारे 1 to 45 क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था अराउंड 87 to 88 हैं, उनमें से 1 to 45 हो चुके हैं. बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू. चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें. थैंक यू बेटे. तो चलिए फिर वैल्यू के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं इसको. सो इसे जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे, इट्स सॉल्वेशन इज़ वेरी सिंपल. परसेंटेज में है, जितना आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड योर आंसर विल अबाउट टू बी 4%. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, हो जाएगा सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक एंड magnetic fields, they are given as EZT and BZT corresponding to scalar potential. scalar potential 0 है और वेक्टर पोटेंशियल आइटा TZ है. आपसे पूछा गया है कि दोनों की वैल्यूज कितनी आएगी. तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रिलेट किस तरह से होते हैं, है ना. तो हमने ये चीज़ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में लास्ट में पढ़ते होते हैं EMI में, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल माइनस करली ए बाय करली टी. ए वी पोटेंशियल, ए स्केलर, वी स्केलर पोटेंशियल एंड ए इज वेक्टर पोटेंशियल. एंड ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए. अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं. फाई 0 है और ए जो है आइटा TZ है. तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकाल लेते हैं. ये 0 हो गया और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, तो ये बन गया माइनस आइटा टी माइनस आइटा जेड, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू किसके देखना है हमने, तो विद रिस्पेक्ट टू हम टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं. इट विल बी माइनस आइटा जेड. और मैग्नेटिक फील्ड वो तो डेल क्रॉस ए है. सिर्फ जेड वाला आना है. दैट मीन्स बाकी दोनों हमें क्या, आइटा है, सॉरी आइटा मीन्स ये आई कैप है. यस इट इज आई कैप. आई एम ट्रीटिंग इट एज आइटा, इट इज आई कैप. आई कैप ही तो हमें डायरेक्शन देता है. ओके, सो इट इज TZ, ये 0 और ये 0. नाउ इट इज फाइन. यहाँ आके कंफ्यूजन हो गई ना, क्योंकि आई जे की सब्स्टिट्यूशन होनी थी. चलिए यहाँ अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे सारी टर्म्स खत्म हो जाएंगी, सिर्फ एक जे कैप वाली बचेगी. ऐसे करते होते थे ना इसको. तो जे कैप वाली जब आपके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर TJ कैप आ जाएगा. अब आप अपना आंसर ढूंढिए इसके हिसाब से. सो ये आना क्या चाहिए हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आया है माइनस आइटा जेड और मैग्नेटिक फील्ड आया है JT. आइटा बोल रही हूँ मैं उसको, आई कैप है वो. सो इट्स आंसर इज D. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम. क्वेश्चन नंबर 5.
The space-time dependence of electric field of a linearly polarized light in free space is given by E naught cos omega t, Ex is equals to E naught cos omega t, and एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह है ये सारी टर्म. द टाइम एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी का मतलब है ये पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज एनर्जी डेंसिटी. देखो बेटे, पॉइंट जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की है या मैग्नेटिक फील्ड की है, दोनों एनर्जी डेंसिटीज ना हमेशा, वैसे दोनों की वैल्यू क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू होती है वो b²/2 म्यू होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है ½ε0 E². जब आप एवरेज कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वो इसका हाफ हो जाती है, और इसी तरह मैग्नेटिक भी हाफ हो जाएगी. बट क्योंकि दोनों जो हैं ऑलमोस्ट बराबर ही होती हैं, ऑलमोस्ट क्या होती ही बराबर हैं. ठीक है, ये याद रखना है कि दोनों बराबर होती हैं. आप कहोगे मैम टर्म्स तो अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे से रिलेट करे जाते हैं तो दोनों एक्सप्रेशन सॉल्व होके यही बन जाते हैं. तो इस क्वेश्चन में आपको एक साथ 4 रिजल्ट्स बन गए. ये जो है ये एनर्जी डेंसिटीज हैं, मैग्नेटिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये है एवरेज एनर्जी डेंसिटी. दोनों में बेटे डिफरेंस होता है. ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये चीज. नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर फिर हमारा बन गया ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन ऑन चार्ज बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जहाँ पे ईएम फोर्स की बात आ जाती है, इज इक्वल टू डिक्रीज इन एनर्जी. ये होती है पॉइंटिंग थ्योरम. ईएम एनर्जी के लिए है ही पॉइंटिंग थ्योरम. ठीक है, और पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, एस इज द पॉइंटिंग वेक्टर, जो कि ई क्रॉस एच होता है. एंड देन क्वेश्चन नंबर 7, द फील्ड वेक्टर बी इज ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड. डेल डॉट बी क्या होता है, 0. मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन, तो वो फील्ड क्या हो गया फिर, सोलेनॉइडल हो गया. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, in an EM field which one of the following remains invariant under Lorentz transformation. ये बेटे ट्रांसफॉर्मेशन आई ही इसलिए थी क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव इक्वेशन थी ना, EM की जो वेव इक्वेशन थी, उसको जो लॉरेंस की जो इससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन थी गैलीलियन वाली ट्रांसफॉर्मेशन, इट फेल्स टू प्रूव इनवेरिएंट. इसलिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आई जिसने इसको इनवेरिएंट प्रूव कर दिया. नेक्स्ट आफ्टर दिस, a particle is with an initial velocity v naught I cap entered a region with electric field E naught J cap and a magnetic field B naught J cap. The trajectory will be, को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक लगाएं. दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एक ही डायरेक्शन में है. जब भी दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो मोशन कैसी होएगी, मोशन नॉट बी कन्फाइंड टू एनी प्लेन. वो पार्टिकल ही कंफ्यूज हो जाएगा, दोनों एक साथ लगे जा रहे हैं. सो मोशन will not be confined to any plane. Next question number, which one of the following relation is true for polyspin matrices. ये मैंने आपको बताया था ना कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जो होता है वो आइटा सिग्मा जेड होता है, और अगर ब्रैकेट फॉर्म में दे दिया जाए तो ये 2 आइटा सिग्मा जेड होता है. और which one of the following this is, so आइटा सिग्मा जेड. ठीक है, हालांकि मेरे को तो ये भी सही लग रहा है, बट आंसर की के हिसाब से इन्होंने ये मार्क किया हुआ है. ओके, चलिए नेक्स्ट आफ्टर दिस, द एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ अ पार्टिकल इन अ पोटेंशियल. पोटेंशियल गिवन है ये वाला. हमें पूछा गया एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, तो ये मैंने आपके लिए थोड़ा सॉल्व करके रखा हुआ है यहाँ पे कि इसको कैसे सॉल्व करना है. पूरे क्वेश्चन को हमने क्या करा, श्रोडिंगर इक्वेशन ली है, श्रोडिंगर इक्वेशन लेके पोटेंशियल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके थोड़ी सी टर्म्स को मॉडिफिकेशन दी है, ये टर्म ऐड करिए, यही सब्ट्रैक्ट करिए. ओके, एंड देन इसको जब हल्का सा मॉडिफाई किया गया है तो करके फिर ये जो है हमारे पास ये स्क्वायर फॉर्म में ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया है, और हम बोलते हैं E इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस दिस इक्वल टू एनर्जी क्या होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, n+1/2 h ओमेगा. तो वहाँ से है. अच्छी बात तो ये होगी कि अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है तो थोड़ा माइंड में रख लीजिएगा. ठीक है, सो इट्स विल बी
आंसर इज माइनस वाली टर्म है, ओके, ए स्क्वायर अपॉन 2m ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होते हैं? हर्मिशियन ऑपरेटर में पहले एक बार ऑपरेटर क्या करते होते हैं, एक बार वो बीच में आता होता है और दूसरी बार फिर क्या होता है, साइड पे आ जाता होता है ना। अगर आपको याद हो, जी अगर ऑपरेटर है और साथ में एक, सपोज करो एक पे लगा दिया है डी एक्स, फिर दूसरी बार क्या होता है, ऑपरेटर ओ और एफ पे इकट्ठा हो जाता होता है और साथ में जी हो जाता होता है ना। मतलब वो दोनों इकट्ठे ऑपरेटर फॉर्म में आ जाते होते हैं। तो इस इक्वेशन से अगर देखा जाए तो एक बार एक वेव फंक्शन पे ऑपरेटर है, दोनों एज इट इज छोड़े गए हैं, थोड़ा सा जूम और कर देते हैं, एंड देन फिर दोनों इकट्ठे लिखे हुए ये रहे और वो अलग से। तो इस तरह से मेरा जो क्वेश्चन है इसके आंसर मेरे पास बी ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, द प्रोडक्ट ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। ये हर्मिशियन के रूल्स होते हैं, प्रोडक्ट क्या होती है, एडिशंस क्या होती हैं, पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो तभी होता है ओनली इफ दे कम्यूट, ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, नीचे रहेगा क्वेश्चन, द ग्राउंड स्टेट ऑफ थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज। ग्राउंड स्टेट ऑफ थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, बच्चे इस चीज को ग्राउंड स्टेट जो 1D की होती है वो होती है हाफ एच कट ओमेगा, ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। जो 2D की होती है वो 2 इंटू हाफ एच कट ओमेगा, और जो 3D की होती है वो 3 इंटू हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, बच्चे ना बड़े कंफ्यूज होते हैं। एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर का फॉर्मूला होता है n+1/2 एच कट ओमेगा। आपने एक बात याद रखनी है, ये n लेवल है, ये डायमेंशंस नहीं है। कई बार क्या करते हैं, इसमें n को 3 पुट कर देते हैं तो आंसर 5/2 एच कट ओमेगा आ जाता है, वो एनर्जी होती है लेवल्स की, ये डायमेंशंस के हिसाब से है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पॉलीमेट्रिसेस। पॉलीमेट्रिसेस के लिए क्या ट्रू है? पॉलीमेट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिसेस हैं, एक ही पेपर में देखो दो क्वेश्चन तो यहाँ भी दिख गए हैं, ऑलमोस्ट हर पेपर में देखे जा रहे हैं हम। पॉलीमेट्रिसेस में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ट्रेस होती है किसी भी मेट्रिसेस की वो जीरो होती है, और जो डिटर्मिनेंट होता है किसी भी मेट्रिसेस का वो -1 होता है। कैसे याद रखोगे? डिटर्मिनेंट मतलब डिस्ट्रक्टिव, मतलब डिलीट होना, मतलब माइनस होना, ठीक है, ट्रेस है ही जीरो, ऐसे याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा याद रखने का मेथड बता रही हूँ। नेक्स्ट आफ्टर दिस, the wavelength associated with electron having a kinetic energy E is proportional to lambda is equals to h upon 2me, so that means lambda is inversely proportional to energy power half। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली में आता है ये, डी ब्रॉगली से ही निकाला जाता है। एंड नेक्स्ट आफ्टर दिस, फॉर एन आइडियल गैस the electron velocity up at the Fermi surface is related to electron concentration as। देखो बेटे डेंसिटी ऑफ स्टेट का भी एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, है ना। अब इसके रिगार्डिंग में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगी सो दैट कि आपको पता चले कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा बन सकता है। डेंसिटी ऑफ जो स्टेट्स होती हैं उनको रिलेट करने का ना एक तरीका होता है, 1D 2D 3D एनर्जी और फर्मी वेक्टर का, ये ना इनका के वेक्टर होता है, प्रोपेगेशन वेक्टर। आप लोगों के बाकी याद नहीं होते, मैम नया फॉर्मूला और बता रहे हैं, थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि हेल्प हो जाए आपको। 1 एरिया आ गया, 2D में एरिया होता है ना, एरिया पावर 1/2, और ये 3π²n वॉल्यूम पावर 1/3, सो 1/1 1/2 1/3, ओके। अब के से मैं क्या निकालना चाह रही हूँ, के से मैं आपको दो टर्म्स एक साथ समझा रही हूँ। एक तो एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच कट स्क्वायर, फॉर्मूला थोड़ा इसके पास लिख देते हैं, एच कट स्क्वायर के एफ स्क्वायर अपॉन 2m। तो देखो के एफ स्क्वायर है ना, इस हिसाब से एनर्जी यहाँ पे क्या प्रोपोर्शनेट हो गई, 1D में क्या प्रोपोर्शनैलिटी आ गई, एन स्क्वायर, और 2D में क्या प्रोपोर्शनैलिटी आ गई, एन आ गई, और 3D में क्या प्रोपोर्शनैलिटी आ गई, 2/3 आ गई।
अब इसी तरह पेपर में तो वेलोसिटी पूछी हुई है, वेलोसिटी रिलेट होती है v इज इक्वल टू एच कट के एफ। इस तरह से फिर वेलोसिटी प्रोपोर्शनेट होगी n पावर 1, n पावर 1/2 और n पावर 1/3। ठीक है, तो अब आप अपना क्वेश्चन देखिए, किसका पूछा है, किसके बारे में पूछा है। आइडियल फर्मी गैस इन 3D पूछा, किसके बारे में, वेलोसिटी। वेलोसिटी 3D में किसको रिलेट कर रही है, अभी बताया 1/3 को। सो होपफुली ये आपके काम आए। नेक्स्ट आफ्टर दिस, a Carnot cycle operates on a working substance between two reservoirs at temperature T1 and T2 with T1 greater than T2। कार्नोट के बारे में पूछा, चलो सुनते हैं क्या कहते हैं। कार्नोट में वर्क डन इन वन साइकिल इज Q1 माइनस Q2, बिल्कुल सही है ना, Q1 एब्जॉर्ब करते हैं, Q2 निकाल देते हैं, बाकी काम हो जाता है। ये भी हमारा न्यूमेरिकल का फॉर्मूला होता है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1, 1 माइनस T2 बाई T1, दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस एक्सप्रेशन नंबर 3 इनकरेक्ट पूछा है मेरे ख्याल से, है ना। एंट्रोपी ऑफ द हॉटर रिजर्वायर डिक्रीजेस, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस। तो अब हमें ये बताना है कि इसमें से किसकी एंट्रोपी इंक्रीज करती है और कौन सी एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज करती है। तो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है कभी भी चेंज नहीं होती, क्योंकि इसे हम एक रिवर्सिबल इंजन मानते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहती है। सो दिस ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, ये क्वेश्चन, अ वेसल हैज 2 कंपार्टमेंट, एक वेसल में 2 कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये कंपार्टमेंट्स हो गए। इधर है P1 V1, इधर है P2 V2, इधर है टेम्परेचर T1, इधर है टेम्परेचर T2। वो कह रहे हैं आपने बीच में से ये नॉब हटा दी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा। वैसे तो मैं आपको सलाह दूंगी इसको बिल्कुल भी मत डिराइव करेगा, सीधा याद रखिएगा, बट आपने सोचना मैम ने पता नहीं हमें क्यों नहीं करवाया। तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन ना मैंने यहाँ दे रखे हैं कि पहले प्रेशर निकालना हुआ है, प्रेशर निकालने के बाद ये बताया है कि प्रेशर आया कैसे है। फिर जब प्रेशर आ गया है, आप इसे आराम से वीडियो में देख लीजिएगा, आपको पूरा सॉल्यूशन दिख जाएगा। और फिर उसके बाद टेम्परेचर निकाला हुआ है, ठीक है। तो प्रेशर साथ में निकाल के बता दिया कि मान लो प्रेशर पूछ ले तो क्या होगा, टेम्परेचर पूछा है तो क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। Let delta W be the work done in a quasi-static reversible thermodynamic process. Which one of the following statements is true about delta W is correct? इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सबसे पहले तो हमारी जो इक्वेशन होती है, आपको पता है दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक कहती है जितनी आप किसी सिस्टम को हीट देते हो वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और वर्क डन में होती है। इसमें से ये पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करेगा वर्क डन, और हीट भी पाथ फंक्शन है, दोनों चीजें ही पाथ फंक्शन है। एक अकेला u है जो स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। अब इसने काम कौन सा बोला है कि डेल्टा क्यू इज ऑलवेज अ परफेक्ट डिफरेंशियल, कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता। इन द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, प्रोसेस इज एडियाबैटिक। चलो एडियाबैटिक चेक करें। एडियाबैटिक मतलब डेल्टा क्यू जीरो, डेल्टा क्यू जीरो, डी क्यू जीरो, तो मतलब डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू स्टेट फंक्शन बन गया है, क्यों बन गया, क्योंकि डिपेंड स्टेट फंक्शन पे कर गए, ठीक है। सो नाउ इट हैज बिकम अ स्टेट फंक्शन। अच्छा, अगर सेकेंड इक्वेशन लेके चलते हम कि आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में तो क्या होना था, डी यू जीरो हो जाना था, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन किसका होती है, टेम्परेचर का। तो इस हिसाब से तो फिर ये डी डब्ल्यू नॉट अ डिफरेंशियल फंक्शन, नॉट अ परफेक्ट डिफरेंशियल, फिर ये परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं होना था, क्योंकि फिर ये पाथ फंक्शन ही रहना था, ठीक है। सो हमारे अकॉर्डिंगली इसका आंसर जो है वो बी बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एंट्रोपी चेंजेस, एंट्रोपी में कोई भी चेंज नहीं आता, चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो, एंट्रोपी इज कांस्टेंट, जिसके एग्जांपल है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है,
And next after this, water contained in a beaker can be made to boil by passing steam through it. ये तो केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है कि ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर करोगे तभी काम होगा, ठीक है। ऑन अ T5 डायग्राम, टेम्परेचर T and एंट्रोपी phi, द आइसोथर्म्स आर, आइसोथर्म्स, आइसोथर्म का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अगर आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो इसका डायग्राम कैसा आना चाहिए। मान लो इधर हम कह रहे हैं कि एंट्रोपी है, इसको फाई से डिनोट करें, हम ऐसे करते हैं। तो अगर आप कह रहे हो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर तो एक ही रहेगा, मतलब लाइन ऐसी आएगी, किसके पैरेलल है, फाई एक्सिस, सो इट विल बी पैरेलल टू फाई एक्सिस, ठीक है। ये ऐसे एक्सप्लेन करा गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन के लिए एक ट्रिक, great physicists have studied under very fine teachers. Great physicists have studied under very fine teachers. थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस लिखनी है, इनको काट दो, इनका कोई रोल नहीं है, ओके। नाउ चारों इक्वेशन लिख दें, चारों इक्वेशन लिख के हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन सी इक्वेशन गलत है कौन सी सही है। तो एक बात याद रखनी है, प्लस माइनस किधर आना है, जब भी आप इधर से इधर, या दो तरीके से लिखी जाती है इक्वेशन, या तो इधर से इधर लिखी जाएंगी या दूसरे तरीके यहाँ से अलग कलर से शो करते हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ लिखेंगे इक्वेशंस को तो विद नेगेटिव साइंस, एंड यहाँ भी नेगेटिव, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट विल बी नेगेटिव साइन। अगर आप ऐसे लिखेंगे या दूसरे तरीके से लिखेंगे तो दीज विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अब जो चारों इक्वेशंस हैं, चारों को लिखने के लिए देख लेते हैं। पहली मैं लिखने लगी हूँ लेफ्ट टू राइट, एक लिख के दिखा देते हैं आपको। करली पी बाय करली एस एट कांस्टेंट वी माइनस टाइम्स करली टी बाय करली वी एट कांस्टेंट एक्स। नाउ राइट टू लेफ्ट, करली एस बाय करली पी, इसके नीचे वाली टर्म एट कांस्टेंट टी, माइनस करली वी बाय करली टी कांस्टेंट पी। मैंने राइट टू लेफ्ट लिख दी, ठीक है। अब दो और लिख ही लेते हैं, आपका टॉपिक पूरा ही प्रिपेयर हो जाएगा। नाउ दिस वन, टॉप टू बॉटम, करली पी बाय करली टी एट कांस्टेंट वी is equals to curly s by curly v at constant t, and last one bottom to top, curly t by curly p at constant s, curl v by curl s at constant p। अब अपनी ऑप्शंस के साथ इसको मैच कर लीजिएगा, मैच करेंगे तो आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि कौन सी क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो ये आप चेक करके मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, रिप्लाई करिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 करेक्ट आंसर। यहाँ पे माइनस प्लस साइन की थोड़ी सी मिस्टेक्स थी, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस साइन को इग्नोर करके आप इक्वेशंस को चेक करिएगा, ठीक है। तो कर्ल एस बाय कर्ल वी, ये वाली इक्वेशन बिल्कुल सही लिखी हुई है। करली टी बाय करली पी एट कांस्टेंट एस करली वी बाय करली एस, ये भी ठीक लिखी हुई है दोनों। करली एस बाय करली पी इज इक्वल टू करली वी बाय करली टी, इसके आगे नेगेटिव साइन होना चाहिए, एंड कर्ल पी बाय कर्ल वी, ये इक्वेशन तो पूरी तरह से गलत है, ठीक है। सो दिस वुड बी द रॉन्ग, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, चेक करिएगा, आप भी कंफर्म करिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 25, इन केस ऑफ बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। बोज आइंस्टाइन ने बोला था कि जब आप किसी गैस को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दोगे तो सारे पार्टिकल को ठंड लगने लग जाएगी और सारे पार्टिकल जाके ग्राउंड स्टेट में, लोअर एनर्जी स्टेट में इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट में कब होंगे? जब आप उन्हें ठंडा कर दोगे। और ठंडा करने के साथ साथ और क्या होना चाहिए? उनको आप बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर दे दोगे। ठीक है, तो वहां पे लोअर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल सारे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। So number of particle increases low energy level at low temperature and high pressure. Next after this, 26th, the enthalpy for the unit mass of any system. उसी से ही कराऊंगी मैं आपको। Great physicists have studied under very fine teachers. मुझे क्या पूछा है? enthalpy पूछी है ना, ये U और PV, H is equals to U plus PV, ये भी ट्रिक है। Next, according to Maxwell's law of distribution of velocities of a molecules, the most probable velocity is, ये भी एक ट्रिक बताई थी, राम। ये है RMS, ये है एवरेज और ये है मोस्ट प्रोबेबल। ये सबसे ज्यादा होती है। सो मोस्ट प्रोबेबल इज लेस देन RMS। देखिए आधी चीजें तो बेटे ट्रिक से ही याद हो जाती हैं। 28, a germanium semiconductor is doped with an accepted impurity concentration of this much atoms. For a given hole mobility, the resistivity of the material is, सबसे पहले तो मुझे कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता है, ENH म्यू एच। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा हौसला करना पड़ेगा बस इसको करने के लिए, हो जाएंगी कैलकुलेशन, और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है कैलकुलेशंस। नंबर कितनी कंसंट्रेशन है? 15, और मोबिलिटी दे रखी है 1800। बस इनको मल्टीप्लाई करिए, कंडक्टिविटी आ जाएगी। कंडक्टिविटी आ जाएगी 2880 10 की पावर -4। तो रेजिस्टिविटी 1 अपॉन कंडक्टिविटी 3.472 ओम सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, CMRR वैल्यू 100 डेसिबल दे रखी है और इनपुट इतनी है, आउटपुट इतनी है, कॉमन मोड गेन पूछा है। CMRR का फॉर्मूला होता है, जब डेसिबल में वैल्यू गिवन हो, इट इज इक्वल टू 20 log 10 AD अपॉन AC। इसको सॉल्व करते हैं पूरा। CMRR वैल्यू दे रखी है हमें कितनी? 100, 20 log 10। आप अगर इस तरह से चलेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको एक शॉर्टकट सिखाते हैं इसका। देखो हमने बोला कि जो CMRR होता है, जब आप डेसिबल में करते हैं तो उसको आप इसके साथ कैसे रिलेट करेंगे? CMR इज इक्वल टू, एक तो सिंपल CMR होता है, वो होता है AD बाई AC। एक होता है CMRR 20 log AD बाई AC। तो पहले तो मुझे इसको लॉग के थ्रू जर्नल में लेके आना है। ठीक है, अब जर्नल में लाने के लिए log AD बाई AC है क्या? यही तो है ना, 20 log टू द बेस 10 CMRR। यही हुआ कि जनरल जो आएगा उसका 20 log लोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि जो CMRR आ जाए? आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, सबको पता है मैं क्या करने जा रही हूँ। सारे जरा थोड़ा इसको देखेंगे कि मैंने इसको किया कैसे है। ठीक है, ये जो 10 है ये इसकी पावर हो गई ना, 10 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू CMRR। तो CMRR की वैल्यू हो गई 10 रेज टू पावर 5। अब CMRR का एक्सप्रेशन होता है ये वाला, AD। AD डायरेक्टली नहीं गिवन है, AD निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं, सिंपल थिंग है। क्यों? वोल्टेज गेन क्या होती है? आउटपुट ओवर इनपुट। सो 2 अपॉन 200 माइक्रो, तो ये बन गया 10 की पावर 4। सो इट इज 10 रेज टू पावर 4 अपॉन AC। AC आ गया 10 रेज टू पावर 4 अपॉन 10 रेज टू पावर 5। तो AC वैल्यू इज कम आउट टू बी 0.1।
क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? मेन मुद्दा इसका सिर्फ यहाँ पे है कि इस स्टेप से ये स्टेप याद रखना बस आपको। दिस इज द की स्टेप ऑफ द टॉपिक कि कैसे इसको करते होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आफ्टर दिस, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन द गेट टर्मिनल ऑफ एन एन चैनल। देखो एन चैनल है तो एन चैनल जंक्शन है अगर, तो उसके ऊपर बनेगा क्या? उसके ऊपर फिर पी के गेट्स होंगे, है ना? और गेट को करते हैं रिवर्स बायस, तो गेट को तो देना पड़ेगा नेगेटिव पोटेंशियल। एंड एन चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मॉसफेट इन इनहेंसमेंट मोड। एन चैनल में इनहेंसमेंट मोड में भी गेट को हम नेगेटिव ही देते हैं। सो बोथ बायस्ड विद नेगेटिव पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, इसके नीचे कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 31, a common emitter transistor amplifier circuit is operated under a fixed bias. In this circuit, the operating point. Fixed bias सबसे simple circuit होता है। Fixed bias में क्या करते हैं, एक resistance यहाँ लगी होती है, एक यहाँ लगी होती है, ये supply voltage होती है, ये emitter होता है। ठीक है, तो ये बेस हो गया, ये बेस को रेजिस्टेंस लगी है, ये कलेक्टर को, इसे फिक्स्ड बायस सर्किट बोलते हैं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये सारा का सारा सिंपल एक रेजिस्टेंस की नेटवर्किंग से काम कर जाता है। ये तो है इसका फायदा कि ये सिंपल सर्किट है और इसमें आप ऑपरेटिंग पॉइंट को एक्टिव रीजन में रख सकते हैं। ठीक है, हियर ऑपरेटिंग पॉइंट कैन बी प्लेस्ड इन एक्टिव रीजन। बट इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ेगा इसका, टेम्परेचर बढ़ने से जो ऑपरेटिंग पॉइंट है हम कहते हैं ना रख सकते हैं बट रख पाते नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो शिफ्ट कर जाता है सेचुरेशन रीजन की तरफ, वो अपनी जगह से बदल जाता है, इसलिए ये हमारे किसी काम का नहीं होता। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट करता है। सो इट्स आंसर इज moves toward a saturation region with an increase in temperature. So सबसे बेस्ट सर्किट कौन सा होता है जो बाइसिंग में यूज करना चाहिए? वो वोल्टेज डिवाइडर होता है। वोल्टेज डिवाइडर इज द बेस्ट वन। उसमें ऑलमोस्ट वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। क्या इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है? ऑपरेटिंग पॉइंट, वो फर्क नहीं आता क्योंकि मेन मुद्दा तो यही है कि ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ है ट्रांजिस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सबसे पहले तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि लॉजिक फंक्शन के लिए कौन से गेट रियलाइज कराते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो नैंड और नॉर है उनसे हर गेट रियलाइज किया जा सकता है। ठीक है, सो नॉर गेट्स आर सफिशिएंट टू रियलाइज एनी लॉजिक फंक्शन। नेक्स्ट, द डिप्लीशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन इज क्रिएटेड एज। अब ये क्वेश्चन 2 बार मास्टर कैडर में भी आ चुका है। वहां पे क्या होता था, वहां पे ना ये ऑप्शन नहीं होती थी ऑल ऑफ दीज, वहां पे होता था नन, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है। डिप्लीशन रीजन होता तो वहां पे हम आंसर हमेशा डिफ्यूजन मार्क करते थे, बट ये है कि ये प्रोसेस भी थोड़े थोड़े होते हैं। अगर नन ऑफ दीज होता तो बी आंसर होता। अब क्योंकि सारे प्रोसेस ही थोड़ा थोड़ा पार्ट लेते हैं तो ऑल ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the dynamical resistance of an ideal PN diode with a forward current of 10 milliampere। आर एसी का फॉर्मूला होता है 26 अपॉन करंट इन मिली एम्पियर। डायरेक्टली पुट कर देते होते हैं तो 26 25 लिख रखा है, बस इतना सा फर्क है। 2.6 तो 2.5 हो गया जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड टाइम ऑफ प्रोपोर्शनल काउंटर, ये याद रखना है आपने, इसका प्रोपोर्शनल काउंटर का डेड टाइम 1.5 माइक्रोसेकंड होता है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल दे रखे है ना, आप मुझे जीएम काउंटर का डेड टाइम लिख के दीजिए कि जीएम काउंटर का डेड टाइम कितना होता है। ओके, which bridge is used for utilized in signal conditioning for balancing। बैलेंसिंग के लिए तो सबको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज एम्प्लॉय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a if the gain of a closed loop inverting amplifier is 3.9, गेन वोल्टेज गेन दे रखे है ना, इनपुट रेजिस्टेंस दे रखी है आर आई, आपसे पूछेगी है फीडबैक। कौन सा इन्वर्टर है? इन्वर्टिंग है। इन्वर्टिंग में वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है माइनस आर एफ अपॉन
आर आई, तो माइनस आर एफ अपॉन आर आई लगा दीजिए। 3.9 इक्वल्स टू आर एफ, आर आई कितनी है 1.6 इंटू 10⁻³ सिंपल क्वेश्चन, इट इज इक्वल टू 6240 ओम। नेगेटिव साइन सिर्फ फेज रिवर्सल देता है, इसलिए मैंने यूज नहीं करा। Op-amps are used as a high and a low pass filter circuit employs with which configuration? ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कौन सी कॉन्फ़िगरेशन को एज ए लो पास एंड हाई पास फिल्टर यूज किया जाता है? तो ये बेटा याद रखना पड़ेगा, ये इसकी एक एप्लीकेशन ही है कि लो पास और हाई पास फिल्टर इसका कौन सा किया जाता है। अब देखो जाए तो ये जो एम्पलीफायर्स के जितने भी क्वेश्चन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आप जब भी पढ़ें इसमें पढ़ते वक्त आपने एक दो चीजें बड़ी ध्यान में रखनी है। एक इसका स्लू रेट, एक इसकी CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, एंड दूसरा इसमें और आपने क्या याद रखना है, ये जो नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग है इनकी वोल्टेज गेन के फॉर्मूलाज, जैसे अभी मैंने अभी आपके सामने एक फॉर्मूला इंप्लॉय करा है ना, 1+RF और RI वाला। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये डायरेक्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हमने बताया ना, आई थिंक सब तक इसका आंसर इन्वर्टिंग है। इन्वर्टिंग इज यूज्ड एज अ लो पास एंड हाई पास फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ये आप लोग कहाँ पढ़ते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है आप मैथ्स में पढ़ते हैं कि जब एक वेरिएबल इंक्रीज करता है तो दूसरा वेरिएबल जो है वो डिक्रीज कर जाता है। अगर ऐसा हो तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट सिग्मा है वो +-1 होगा। अगर एक वेरिएबल इंक्रीज करने से दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो तो यही सिग्मा +1 होगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्ट्रोक लाइन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द फर्स्ट स्ट्रोक लाइन ऑफ अ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व्ड एट दिस वन। अब रोटेशनल में भी जो स्ट्रोक्स के लिए फॉर्मूला होता है, हमें पता है रोटेशनल की जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है J×J+1 h²/2I। रमन में आपको अगर याद हो, रमन में सिलेक्शन रूल होता है ΔJ 0 ±2। तो अगर डेल्टा J को 2 ले लिया जाए तो 2 × 3 6 हो गया, और इसको कांस्टेंट B मान लेते हैं, रोटेशनल कांस्टेंट, तो 6B हो गया। और जनरल रोटेशनल में क्या लेते हैं? इन जनरल तो हम क्या लेते हैं, J को 1 ही लेते हैं। इन जनरल ये वैल्यू 2 भी होती है क्योंकि J को 1 लिया जाता है। सिर्फ एक रमन के केस में 6 भी होती है। अब क्वेश्चन देखिए, रमन में फर्स्ट स्ट्रोक लाइन इतने में आ रही है, मतलब ये 6B के इक्वल है। तो यहां से B कितना हो जाएगा फिर /6। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। B को ही तो रोटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, बट प्रोवाइडेड एक ये चीज क्लिक करे माइंड में तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या खासियत होती है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि डेल्टा L जो है वो +-1 ही होना चाहिए और डेल्टा S 0 होना चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सबसे डिस्टिंक्शन करती हैं। नेक्स्ट आफ्टर दिस 42nd क्वेश्चन, the coherence length of a laser light is, coherence length delta LC is equals to C upon delta nu, frequency bandwidth. So that means it is inversely proportional to width of spectral line. इसी तरह एक coherence time होता है वो भी inversely proportional to width of spectral line होता है। Next question, question number 43, L बीटा लाइन ऑफ एक्सरे। ये एक्सरे की K होता है, ये L होता है, M होता है, N होता है। ये N = 1 2 3 4। L का बीटा का मतलब है जो L पे आएंगी वापस। अगर M से आती तो वो L अल्फा होती, N से आती है तो L बीटा, मतलब 4 2 2। फिर आप मुझे बताइएगा जरा M अल्फा कहाँ से कहाँ होगी, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन की बात हो रही है। पिछला क्वेश्चन था मल्टीपोल के लिए, अब ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए।
तो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए भी ये +-1 और ये 0 +-1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, नेक्स्ट अगली वीडियो में करेंगे। इन द स्टर्न-गर्लक एक्सपेरिमेंट, ये तो सबको याद हो चुका है, इन होमोजेनियस स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। सो बेटे ये हमारे 1 to 45 क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था अराउंड 87 to 88 हैं, उनमें से 1 to 45 हो चुके हैं, बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू बेटे। बेटे इस वीडियो में बाय मिस्टेक जो मार्किंग है वो मेरिटोरियस लिख दिया गया है, बट एक्चुअली इट इज़ लेक्चर कैडर। ओके, तो आप ये सारे माइंड में रखिएगा, ये लेक्चर कैडर 2016 पार्ट 1 कराया है मैंने। ओके, थैंक यू।